नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलो जंक्शन में स्वागत करती हूं और हम लोग कर रहे हैं सीपीसी की सीरीज यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड की जो सीरीज है वो आज हम कर रहे हैं और हम आगे के पार्ट्स को इस लेक्चर में देखेंगे। देखिए, अब तक हम लोगों ने क्या कर लिया है। सबसे पहले हम लोगों ने किया था इंडेक्स का डिस्कशन। एक मिनट रुकिए। सबसे पहले हम इंडेक्स का डिस्कशन करके आए थे। कितने सेक्शंस होते हैं, कितने ऑर्डर्स होते हैं, ये सब डिटेल्स हम लोग देख के आ चुके हैं। ठीक है। इसके बाद जब हमारा पार्ट 1 शुरू होता है, उससे जस्ट पहले एक प्रीलिमिनरी भाग होता है, इसको भी हमने कर लिया है, जिसमें कि हमने डेफिनेशन आधी देखी थी, कहाँ पे लागू होता है क्या, ये सब कुछ पार्ट हम देख के आ चुके हैं। इसके बाद हमने रेस जुडिकेटा, रेस सब जुडिकेटा, कहाँ पे वाद लाया जाएगा, वाद लाने का स्थान वगैरह, ये सब कुछ हमने देख लिया है। ये कहाँ पे कवर होता है, पार्ट 1 में कवर होता है। तो पार्ट 1 में हमने सेक्शन 9 से लेके 25 तक हमारे पुराने लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिए हैं। जिन्होंने अभी तक इस सीरीज को देखना स्टार्ट नहीं किया है, वो आज से ही इसको देखना शुरू कर सकते हैं। पुराने लेक्चर्स को देख लीजिए पहले और फिर इस लेक्चर को देख लीजिए, जिससे कि क्या है, आपकी कंटिन्यूटी बन जाएगी। जेएलओ में सीपीसी आ रहा है, जुडिशरी में सीपीसी आता है। सीपीसी एक ऐसा प्रोसीजर लॉ है जो सभी जुडिशरी में, एपीओ में नहीं आता, क्रिमिनल लॉज आते हैं, जेएलओ में आता है, जैसे कि, है ना। तो आप लोगों को स्किप नहीं करना चाहिए, आराम से अगर आपको मौका मिल रहा है तो आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि आज हम हमारे इस लेक्चर में क्या करेंगे। तो सेक्शन 26 से देखते हैं हम किस कारवा को कहां तक आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस क्रम में आगे। अब देखिए, हम आते हैं सेक्शन नंबर 26 पे। सेक्शन नंबर 26 क्या बोल रहा है, वादों का संस्थित किया जाना। इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, याद रखना है आपको। वादों का संस्थित किया जाना। सिविल में क्या दायर किया जाता है, वाद। तो जब वाद कहाँ संस्थित किया जाएगा, ये हमको पता चल गया, वाद का स्थान क्या होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है वाद का संस्थित किया जाना। कैसे संस्थित किया जाएगा, 2 पॉइंट है। सबसे पहले वाले पॉइंट को देखो क्या बोल रहा है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स की बात की जा रही है, तब सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है हर वाद, यानी कि जो भी सूट होगा, वाद पत्र को उपस्थित करके, यानी कि प्लेंट प्रेजेंट करके वाद पत्र होता है। आप जानते होंगे कि जब वाद आता है, केस आता है कोर्ट में, तो वाद पत्र प्रस्तुत किया जाता है। डिटेल्स वगैरह होती है, नाम हो गया, पता हो गया, पिताजी का नाम हो गया, क्या क्या प्रॉब्लम है वो सब। तो वाद पत्र दायर करके या ऐसे अन्य प्रकार से, किसी भी अन्य तरीके से क्या किया जा सकता है, वाद पत्र संस्थित किया जा सकता है, जैसा विहित किया जाए। यानी कि विहित मतलब जैसा कि रूल्स के अकॉर्डिंग, जो सीपीसी में रूल्स बताए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग वादों का संस्थित किया जाएगा। अब ये बोल रहा है सेकंड पॉइंट, प्रत्येक वाद पत्र में तथ्य शपथ पत्र के द्वारा साबित किए जाएंगे। वाद पत्र में जो तथ्य होंगे वो शपथ पत्र पे होंगे, ठीक है, एफिडेविट के द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। ये दोनों प्री के क्वेश्चन बनते हैं। प्री का क्वेश्चन है ये भी, और ये भी प्री का क्वेश्चन है, और इसकी जो हेडिंग है ये भी प्री का क्वेश्चन है। कैसे भाई, सेक्शन 26 में क्या बताया गया है, वादों का संस्थित किया जाना। डायरेक्टली देखिए, जेएलओ वगैरह होता है ना, इसमें डायरेक्टली सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो अब स्किप नहीं कर सकते कि भाई ये कहाँ पे, कई बार पूछ लिया जाता है वादों का संस्थित किया जाना कौन सा सेक्शन है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपको इसके लिए जाना चाहिए ऑर्डर 4 पे। इसके साथ साथ ऑर्डर 19 को देखना चाहिए, ऑर्डर 7 को देखना चाहिए रूल 9 के साथ में। इसके साथ साथ आप सेक्शन 26 को इनके संग कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये आपका HW है कि भाई आप जाके एक बार इन ऑर्डर्स को ऊपरी सरसरी निगाह से देखने की कोशिश करेंगे कि भाई इनमें आखिर क्या देखा है, मैम ने आखिर इन सेक्शंस को कनेक्ट क्यों करवाया है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों ने इसको करा या नहीं करा। ठीक है, तो कैसे दायर किया जाएगा, 26 कह रहा है वादों का संस्थित किया जाना, वाद पत्र को उपस्थित करके या फिर किसी अन्य तरीके से। अन्य तरीका क्या हो सकता है, अन्य तरीका ये हो सकता है कि भाई आवेदन वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह भी तो लगती है ना कई जगह पे। जैसे निर्धन व्यक्ति लाता है, निर्धन व्यक्ति वाद लाने से पहले एप्लीकेशन लगाता है कि भाई मैं निर्धन व्यक्ति हूँ, उसके लिए मुझे एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। इसको हम लिमिटेशन से भी कनेक्ट करते हैं।
ठीक है, लिमिटेशन से कनेक्ट करके बताइएगा कौन सा सेक्शन लिमिटेशन का कनेक्ट होता है। इसका अकिंचन के द्वारा वाद, याद है, ये वाला आता है इसके अंतर्गत। तो आप देख रहे हैं इसको किस किस से कनेक्ट कर दिया हमने, ऑर्डर से कनेक्ट कर दिया, लिमिटेशन से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो वाद पत्र उपस्थित करके या अदर तरीके से, अदर तरीका हो गया एप्लीकेशन करके और शपथ पत्र पे स्थापित किया जाएगा। इसका कंक्लूजन ये निकला है। इसको इतना डिटेल में इसलिए बताया गया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा क्या है, समन और प्रकटीकरण, यानी कि समन और डिस्कवरी की बात की जा रही है। समन और से कहां तक आएगा, इसको हम कनेक्ट करेंगे 27 से 32। ये जो सारे सेक्शंस है ना, ये हमको समन और प्रकटीकरण के बारे में बताएंगे। सबसे पहला वाला जो सेक्शन आता है 26, वो बोलता है प्रतिवादियों को सम्मन। तो सबसे पहली बात की जा रही है कि किसको दिया जा रहा है यहाँ पे सम्मन, समन्स टू डिफेंडेंट, डिफेंडेंट को सम्मन दिया जा रहा है, डिफेंडेंट को सम्मन दिया जा रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। सेक्शन 27 की हेडिंग बोल रही है कि प्रतिवादियों को सम्मन दिया जाएगा। अब ये बोल रहा है जब कोई वाद सम्यक रूप से संस्थित हो चुका है, कहाँ पे पढ़ा है हमने, सेक्शन 26 पढ़ के आए थे, वहां पे बताया था वादों का संस्थित किया जाना। कैसे किया जाएगा, वाद पत्र दायर करके, अन्य तरीके से शपथ पत्र। ठीक है, तो वाद पत्र जब हमारा सम्यक रूप से संस्थित हो चुका है, जब हमारा वाद दायर हो चुका है, तो प्रतिवादियों को यानी कि डिफेंडेंट को उपसंजात होने यानी पेश होने के लिए, दावे का उत्तर देने के लिए, भाई ये जो इतनी इसने इस केस में इतनी सारी बातें लिखी है, उसका जवाब तो देना होगा ना। तो इस जवाब को देने के लिए प्रतिवादी को सम्मन दिया जाएगा। कब से होगा, जब वाद संस्थित हो गया है तब से 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि वहां पे क्या लिखा है, 30 दिन के बाद का ना हो, यानी कि 30 डेज के अंदर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर बोल रहा है किस तरीके से होगा, विहित रीति से, यानी कि जो सम्मन भेजने की रीति होगी उस तरीके से, प्रॉपर तरीके से क्या किया जाएगा, प्रतिवादी को सम्मन दिया जाएगा। आई बात समझ में। सेक्शन 27 बोल रहा है प्रतिवादियों को सम्मन, जब वाद प्रॉपर तरीके से दायर हो चुका है तो उनको उपसंजात होने के लिए, पेश होने के लिए, दावे का उत्तर देने के लिए, वाद संस्थित होने के बाद 30 दिन के अंतर्गत विहित रीति से सम्मन दिया जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। सेक्शन 28 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 28 क्या कहता है, जहां प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास करता है वहां पर सम्मन की तामील कैसे होगी। ठीक है, मान लीजिए राजस्थान में रहता है वादी और प्रतिवादी रहता है गुजरात में, तो कैसे करेंगे हम सम्मन की तामील, ये वाला सेक्शन बोलता है हमारा 28। क्या बोल रहा है, उस राज्य में प्रवर्तन नियमों के अकॉर्डिंग कोर्ट आगे ऐसे कार्यवाही करेगा मानो उसने ही निकाला हो, फिर वापस जिसने भेजा हो उसको लौटा देगा। यानी कि अब राजस्थान से जा रहा है गुजरात में, तो गुजरात के नियमों के अकॉर्डिंग यहाँ का जो कोर्ट है वो क्या करेगा कि भाई वो इस तरीके से सम्मन की तामील करवाएगा मानो इस कोर्ट ने ही क्या निकाला हो, सम्मन। और सम्मन निकाल के प्रतिवादी को जब भेजेगा तो फिर जैसे ही निकाला हो फिर वापस जिसने भेजा है उसको लौटा देगा। किसको भेज देगा, भाई राजस्थान के जिस कोर्ट ने उसको ऐसा भेजा है उसको वापस लौटा देगा। अभिलेख की भाषा डिफरेंट हो, मान लीजिए राजस्थान में हिंदी चल रही है हमारी, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में हो रखा है। अब वहां वाला जो व्यक्ति है जिसको भेजा है उसको ना हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है, उसको तो केवल गुजराती आती है मान लीजिए। तो फिर क्या होगा, हो तो हिंदी इंग्लिश या ट्रांसलेट करके भेजेगा, या तो हिंदी में भेजेगा, इंग्लिश में भेजेगा, या वो जिस भी लैंग्वेज में मानता है कि भाई आप है ना मेरे को गुजराती में ट्रांसलेट करवा के दे दीजिए, तो वो उसको गुजराती में ट्रांसलेट करवा के भेज देगा। आई बात समझ में। ये हमारा रीड ओनली सेक्शन है, लेकिन एक बार हमको इसको देखना जरूरी है। क्या बोल रहा है ये सेक्शन, विदेशी संबंधों की तामील। विदेशी संबंधों की तामील क्या की जाएगी, विदेशी कहाँ पे पढ़ के आए थे, विदेशी न्यायालय हम 2-5 2-6 ये सब पढ़ के आए थे ना, 2-5 में 2-6 में निर्णय वगैरह ये सब पढ़ के आए थे। तो ये बोले इनकी तामील कैसे की जाएगी, तो मान लो इन्होंने विदेशी न्यायालयों ने कोई सम्मन निकाला है तो उनके जो सम्मनों की तामील ऐसे की जाएगी कि मानो वे न्यायालयों द्वारा निकाले गए, यानी कि वो हमारे न्यायालय के द्वारा निकाले गए हैं। ठीक है, बस इसमें जो बात देखने की वो यही है। ठीक है,
बाकी अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको एक बार रीड आउट कर सकते हैं पूरे को कंप्लीट, लेकिन जो कंक्लूजन निकलेगा उसमें हमको केवल यही बात देखने की, ठीक है। सेक्शन 30 को देखिए, प्रकटीकरण व उसके सदृश्य बातों के लिए आदेश देने की शक्ति। देखिए क्या बोल रहा है कि पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक। क्या बोल रहा है इसके अंतर्गत कि न्यायालय क्या करेगा, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए। यहाँ पे क्या है, कोर्ट की पावर है, पावर ऑफ कोर्ट है। कोर्ट क्या करेगा, पावर ऑफ कोर्ट, कि भाई न्यायालय स्वयं प्रेरणा से, यानी कि अगर उसको परिस्थितियों को देखते हुए, वाद पत्र की परिस्थितियों को देखते हुए अगर ऐसा लगता है, या फिर पक्षकारों के आवेदन पर जो भी शर्तें वगैरह दे रखी है उनके अकॉर्डिंग ऐसा ऑर्डर कर सकता है जो प्रश्नों का परिधान करने, आंसर करने, एविडेंस पेश करने से रिलेटेड हो, प्रकटीकरण निरीक्षण पेश करने के संबंध में युक्ति हो। मतलब ऐसा ऑर्डर देगा कि भाई जो भी कोई प्रश्न है, यानी कि जो भी प्रश्न उत्पन्न हुए हैं या फिर जो आंसर देने के लिए जरूरी है, कोई डॉक्यूमेंट पेश करना जरूरी है, कोई भौतिक पदार्थ पेश करना जरूरी है, तो उनका प्रकटीकरण करने के लिए, यानी उनको पेश करने के लिए, उनका निरीक्षण करने के लिए, ठीक है, उन सब चीजों के लिए ऑर्डर दे सकता है। इसके अलावा सम्मन निकाल सकेगा, किस संबंध में, उसकी हाजिरी के लिए या डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए। और क्या कहेगा, या फिर कोई जो भी तथ्य है उनको किसके द्वारा स्थापित किया जाए, शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट के द्वारा स्थापित किया जाए, ठीक है। ये सारी होने के बाद हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं कि कौन कौन से ऑर्डर यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपको देखना है ऑर्डर 11, 12, 13, ठीक है। जब हम ऑर्डर्स पढ़ेंगे तो इनको डिटेल में देखेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई इस ऑर्डर के साथ हमको कौन कौन सी चीजें देखनी है, कौन कौन से ऑर्डर्स देखने हैं। इसके अलावा इसको ऑर्डर 16 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और ऑर्डर 19 के साथ। अब क्यों कर सकते हैं, ये आपको होमवर्क है, सरसरी निगाह से एक बार इन ऑर्डर्स को देख के आना है। जब हम ऑर्डर्स करेंगे तब हमारा सेक्शन 30 का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तब हम इसको उससे कनेक्ट करेंगे जिससे कि हमको याद करने में आसानी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। अब देखिए सेक्शन 31 क्या बोल रहा है, साक्षी को सम्मन, साक्षी को सम्मन पेश करने की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, सेक्शन 27, 28, 29 जो अभी हम पढ़ के आए थे उनके जो उपबंध है, सेक्शन 27 किससे संबंधित था, प्रतिवादी से रिलेटेड था ना, प्रतिवादी को सम्मन। 28 क्या था, अन्य राज्य में निवास करने पर सम्मन। 29 में क्या था, विदेशी सम्मन। इनके जो भी प्रोविजंस है, साक्ष्य देने या दस्तावेजों या अन्य भौतिक पदार्थों के पेश करने के लिए जो भी प्रोविजन होंगे वो सम्मन को लागू, मतलब जो सम्मन के प्रोविजंस होंगे। क्या बोल रहा है, सिंपल बात कि जो भी सम्मन के प्रोविजन होंगे वो साक्षी पर भी अप्लाई हो जाएंगे। जब हम साक्षी को सम्मन देंगे ना, उसके ऊपर भी ये लागू हो जाएंगे। आई बात समझ में, सिंपल बात है। और लिंक किससे करना है इसको, ऑर्डर 16 से, ठीक है। सेक्शन 32 देखो, व्यतिक्रम के लिए शास्ति, यानी कि पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट किया है तो पेनल्टी कैसे मिलेगी, तो सेक्शन 30 में जिसके लिए सम्मन निकाला गया है, सेक्शन 30 क्या पढ़ा था हमने, प्रकटीकरण और उसके सदृश्य बातों के लिए आदेश करने की शक्ति। किसकी आदेश करने की शक्ति थी, कोर्ट की पावर करने की शक्ति है, कोर्ट की पावर है, सॉरी, आदेश करने की कोर्ट की पावर है। उसमें क्या कहा गया है कि जिसके लिए सम्मन निकाला गया है हाजिर होने के लिए, अगर मान लीजिए वो हाजिर नहीं होता, ठीक है, न्यायालय ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके नाम धारा 30 के अधीन सम्मन निकाला गया है हाजिर होने के लिए विवश कर सकेगा, ठीक है। और उसके लिए क्या क्या चीजें कर सकता है, भाई वारंट निकाल सकता है, संपत्ति अटैच कर सकता है, कुर्क कर सकता है, उसकी विक्रय वगैरह कर सकता है, 5,000 रुपए तक का उसके ऊपर फाइन लगा सकता है, और उप संजाति के लिए प्रतिभूति दे और सिविल जेल में भी भेज सकता है। ये सब चीजें कर सकता है। कौन कर सकता है, कोर्ट कर सकता है, कोर्ट की पावर है ये कि भाई जिस व्यक्ति के खिलाफ सेक्शन 30 में प्रकटीकरण करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए ऑर्डर जारी किया गया है, अगर वो हाजिर नहीं होता है, कोर्ट के जो ऑर्डर्स है उनको फॉलो नहीं करता है, तो वारंट निकालेंगे, वारंट पे भी उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया तो संपत्ति अटैच कर देंगे, संपत्ति अटैच करने के बाद उसके ऊपर 5,000 रुपए तक का फाइन लगा देंगे, और उपसंजति के लिए प्रतिभूति यानी पेश करने के लिए उसके ऊपर प्रतिभूति दे उसको कहेंगे, और उसको फिर सिविल जेल में भी डाल सकते हैं। ये सारे काम कर सकते हैं, और ये जो सब काम होते हैं ना,
ये प्री में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि भाई हाजिर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो भाई वारंट निकाल देंगे। भाई वारंट को भी उसने ढंग से रिस्पॉन्स नहीं किया तो क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। फाइन कितना लग सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्या उसको सिविल जेल भेजा जा सकता है, तो बिल्कुल इसका आंसर है यस, उसको सिविल जेल में भेजा जा सकता है। ठीक है, एक एक पॉइंट को बिल्कुल क्लियर करके समझाया जा रहा है। अगर आपको ये चीज अच्छी लग रही है, मेरे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लग रहा है, तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जुड़िए, क्योंकि सीपीसी क्या है, मोस्टली लोगों को हार्ड लगता है। तो अगर आपको कहीं पे फायदा मिल रहा है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, सेक्शन 33 पे आ जाते हैं, निर्णय और डिक्री की बात करेंगे। सेक्शन 33 बोल रहा है निर्णय और डिक्री, यानी कि जजमेंट एंड डिक्री की बात की जा रही है। तो न्यायालय मामले की सुनवाई हो जाने के बाद निर्णय सुनाएगा और ऐसे निर्णय के अनुसार में डिक्री होगी। बिल्कुल प्री के अकॉर्डिंग है, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। प्री के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मामले की सुनवाई हो गई, कोर्ट निर्णय सुनाएगा, जजमेंट देगा, और उस जजमेंट के अकॉर्डिंग ही क्या पास करेगा, डिक्री पास की जाएगी। ठीक है, कौन से ऑर्डर कनेक्ट होने चाहिए इससे, ऑर्डर नंबर 20, ऑर्डर नंबर 20 से कनेक्ट होगा। अब कैसे कनेक्ट होगा ये आप बताएंगे, आप लोगों के लिए HW है, केवल एक सरसरी निगाह से इसको गो थ्रू करके आना है। ठीक है, सेक्शन नंबर 34 को जब हम देखते हैं तो एक बड़ा सारा सेक्शन हमारे सामने दिखता है, लेकिन उसको कंक्लूड करने के बाद में, उसको पढ़ने के बाद में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है वो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। क्या बोल रहा है कि भाई ब्याज जहां और जहां तक की डिक्री धन के संदाय के लिए, यानी कि धन के संबंध में डिक्री है, न्यायालय डिक्री में यह आदेश देगा, मतलब उस डिक्री के संबंध में कोर्ट ये ऑर्डर जारी करेगा कि जो भी ये जो मूल राशि वगैरह डिसाइड हुई ना, उसके अकॉर्डिंग, अगर आप देखेंगे तो इसकी राइटिंग भी, इसकी जो लिखावट है, मतलब अंदर की जो लैंग्वेज है वो भी थोड़ी सी कठिन से लगेगी। अगर कंक्लूज देखेंगे तो ये निकलेगा कि जो भी जो ब्याज वगैरह होगा वो 6% वार्षिक होगा, 6% वार्षिक। बेसिकली हमारे लिए याद करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए अभी ये जो आरजीएस का एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप एक बार देख सकते हैं कि भाई फ्री के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है ये। कितना होगा, 6% वार्षिक होगा, और जो न्यायालय को युक्त समझे वो हो सकता है अनधिक, यानी कि 6% से ज्यादा नहीं होगा, 6% तक बोल रही हूं मैं, ठीक है ना। इसमें अगर उसको लगता है तो 5.5 दे सकता है, 4.4 दे सकता है, अगर उसको लगता है, कोर्ट को जो युक्त लगे, अगर 6% लगता है तो 6% दे सकता है। वाणिज्यिक समव्यवहार के संबंध में 6% से अधिक वार्षिक दर हो सकती है। जहां ब्याज के संबंध में डिक्री मौन है, वहां कोर्ट ने ब्याज दिलाने से अगर इनकार कर दिया तो इसके लिए अलग से केस नहीं होगा, यानी कि इसके लिए अलग से केस वेस दायर करने की जरूरत नहीं है। अगर केस ने, अगर जो कोर्ट है उसने क्या किया है, ब्याज व्याज देने से अगर मना कर दिया, तो ऐसे नहीं है कि भाई अलग से केस लगाएंगे इस संबंध में। ठीक है, अगर ब्याज के संबंध में डिक्री में कुछ भी नहीं लिखा गया, कोर्ट ने ब्याज दिलाने से अगर इनकार कर दिया, तो आपको ये राइट नहीं होगा कि भाई ब्याज लेने के लिए आप अलग से केस दायर करें। ये 3 बात इंपॉर्टेंट निकल के आई है इसके संबंध में। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं कंप्लीट तरीके से, लेकिन जो बात इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर अंडरलाइन कर लीजिए। 6% वार्षिक, और जो वाणिज्यिक समव्यवहार होगा उसके संबंध में 6% से अधिक भी हो सकती है, और जहां डिक्री मौन है, कोर्ट ने मना कर दिया ब्याज व्याज देने से, तो आप अलग से केस दायर नहीं करोगे। सेक्शन 35 बोलता है खर्चे की, जो भी खर्चे वगैरह होंगे वो कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट की पावर है कि भाई वो कितना खर्चा दिलवाना चाहता है। न्यायालय को वाद का विचारण करने की अधिकारिता नहीं है, ऐसी शक्तियों के प्रयोग का वर्जन नहीं होगा। खर्चे परिणाम के अनुसार नहीं, वहां न्यायालय अपने कारण लिख, अगर खर्चे किसी भी कारण से सही तरीके से नहीं दिए गए हैं तो कोर्ट क्या करेगा, वहां पे रीजन लेगा। ठीक है, जस्ट आपको, वैसे तो इसकी जो हेडिंग है ना वो इंपॉर्टेंट है बस, कि भाई खर्चे कहाँ दे रखे हैं, ब्याज कहाँ दे रखा है, ये वाली चीजें ना डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप जेएलओ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्टली सेक्शंस पूछे जाते हैं कि भाई ब्याज कहाँ पे है, तो आपको याद होना चाहिए 34 में ब्याज आता है और 35 में आ जाते हैं खर्चे। ठीक है, ये कई बार डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो बेसिकली इसकी हेडिंग इंपॉर्टेंट है। और प्लस अगर आपको पता लगे कि भाई खर्चे कौन से होंगे, तो न्यायालय के विवेक पे डिपेंड करता है वो कितने खर्चे देगा। अगर वो सही तरीके से खर्चे नहीं दे रहा है तो उसको रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, जस्ट इतनी सिंपल बात है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग,
सेम इस सेक्शन को भी देखिए, जब आप 35A को देखते हैं, 35A को देखते हैं, तो इसकी लैंग्वेज वही बहुत हार्ड लैंग्वेज है, और हम कंक्लूड करके इसको लेके आए हैं कि जो इसमें हमारे लिए पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट बात है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले 35A की हेडिंग देखो, क्या बोल रहा है कि भाई मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे की बात कर रहा है। क्या होगा इसके अंतर्गत? सबसे पहला पॉइंट देखो, इसमें ये बोल रहा है कि भाई वाद या अन्य कार्रवाई, हम पढ़ के आए थे, या तो कोई वाद होगा, सूट होगा, या कोई अन्य प्रोसीडिंग यानी कि कोई एप्लीकेशन वगैरह हो जाएगी। इसके अंतर्गत इंक्लूड क्या क्या चीजें होंगी भाई? कोई एग्जीक्यूशन वगैरह इंक्लूड हो जाएगा, पर इसमें शामिल क्या नहीं होगा? कोई अपील और रिवीजन इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं होगा। इसमें अगर कोई पक्षकार दावा करता है कि वे मिथ्या या तंग करने वाला है, यानी कि फंसाने के लिए है, परेशान करने के लिए है, ऐसा अगर साबित हो जाता है, आक्षेपकर्ता को, जिसने आक्षेप किया है, उसको प्रतिकर का संदाय वह पक्षकार करे जिसके द्वारा दावा या प्रतिरक्षा की गई है। यानी कि मान लीजिए ए और बी में दावा, ए ने बी पे पर दावा किया, बाद में पता चलता है ए ने जो दावा किया है वो मिथ्या या तंग करने वाला है, परेशान करने वाला है, तो आक्षेपकर्ता, इसने आक्षेप लगाया ना कि भाई इसने मेरे पर मिथ्या दावा किया है, तो मिथ्या करने वाला इसको क्या करेगा? ए देगा संदाय कि भाई इसने दावे और प्रतिरक्षा की बात की थी ना, इसको ये क्या करेगा? फाइन चुकाएगा फिर, ठीक है, कि भाई इसने मिथ्या दावा किया है। कितना फाइन हो सकता है? 3,000 रुपए उसकी धन संबंधी अधिकारिता के अनुसार आदेश करेगा। धन संबंधी अधिकारिता किसकी है? कोर्ट की जो भी धन संबंधी अधिकारिता होगी ऑर्डर देने की, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा? उसके ऊपर फाइन का लगाएगा 3,000 रुपए तक का। हाईकोर्ट ऐसी रकम को परिसीमित भी कर सकता है, लिमिटेड कर सकता है, जो कोर्ट इस धारा के अधीन खर्चे अधिनिर्णित करने को सशक्त है, ठीक है। आपराधिक दायित्व से कोई छूट नहीं मिलेगी। अगर वे मिथ्या दंड करने के संबंध में अगर कोई आपराधिक दायित्व भी उनको लगता है तो वो क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। नुकसान प्रतिकर पश्चातवर्ती वाद में हिसाब से लगाया जाएगा, ठीक है, जनरल बात है। बेसिकली हमको इसकी हेडिंग पता होनी चाहिए, इसमें कितना फाइन दिया गया उसके संबंध में पता होना चाहिए, और कहां कहां पर ये लागू होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। वाद या अन्य कार्यवाही में एग्जीक्यूशन की कार्यवाही भी इसके अंतर्गत इंक्लूड है, अपील और रिवीजन इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप एक बार इसको फुल रीड कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा सेक्शन है, लेकिन जब आप इसको कंक्लूड करेंगे तो आपके सामने जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो चलिए बात करते हैं सेक्शन नंबर 35B की। जो सेक्शन नंबर 35B है ना हमारा, वो हमारे पार्ट 1 का लास्ट सेक्शन है। पार्ट 1 कहां से कहां तक कवर हो रहा है? 9 से लेके 35B तक। यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या बोल रहा है। विलंब कारित करने के लिए खर्चा। पक्षकार सुनवाई के लिए तारीख जो नियत हुई है ऐसी कार्यवाही करने में जिसे वह इस संहिता द्वारा करने के लिए अपेक्षित असफल रहता है, यानी जो भी डेट दी गई है उसको, उस पर अपनी जो पक्ष सुनवाई वगैरह करने पर, कार्यवाही करने पर विफल रहता है, सफल नहीं रहता है, ऐसे कार्यवाही करने के लिए, साक्ष्य पेश करने के लिए अन्य आधार पर स्थगन प्राप्त करता है, स्टे प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर स्थगन का मतलब स्टे, ठीक है। तब न्यायालय के द्वारा ऐसे कारणों के आधार पर जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यानी कि कोर्ट क्या करेगा? रीजन रिकॉर्ड करते हुए ऐसे पक्षकार से दूसरे पक्षकार को उसके हाजिर होने में उपगत जो व्यय वगैरह होंगे उनकी क्षतिपूर्ति करने के लिए जो धनराशि पर्याप्त हो संदाय करने की अपेक्षा करने का आदेश दे सकेगा। क्या बोल रहा है कि भाई रीजन रिकॉर्ड करते हुए कोर्ट ऑर्डर करेगा कि भाई जिस पक्षकार को नुकसान हुआ है वो उस पक्षकार को क्या करेगा? क्षतिपूर्ति करने के लिए जो भी धनराशि उसको युक्त लगती है, सही लगती है, ऐसा करने का ऑर्डर दे देगा। ऐसे आदेश की तारीख के ठीक बाद की तारीख को ऐसे खर्चे का संदाय करेगा। मान लीजिए 1 तारीख को ऐसा ऑर्डर हुआ है, तो उसके बाद मान लीजिए 2 का संडे आ गया, या सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी आ गई, 4 तारीख को न्यायालय फिर से खुल रहा है, तो फिर क्या होगा? 4 तारीख से ऐसे खर्चों का संदाय वो करेगा। आई बात समझ में? क्या बोल रहा है सेक्शन नंबर 35B? विलंब कारित करने के लिए खर्चे कौन देगा? जिस भी पक्षकार के द्वारा जिस भी पक्षकार को नुकसान हुआ है उस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। कोर्ट ऐसे ऑर्डर देगा रीजन रिकॉर्ड करते हुए, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया आज हम लोगों ने, सेक्शन नंबर 9 से लेके 35B तक। सबसे पहले क्या देखा था? इंट्रो देखा था, उसके बाद हमने प्रीलिमिनरी पार्ट देख लिया। आज हमने पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है।
जिसमें कि सेक्शन 9 से लेके 35B तक हैं जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट बी शुरू करेंगे, जिसमें कि एग्जीक्यूशन यानी कि निष्पादन के संबंध में जो प्रोविजन होंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके पास जब भी आप सीपीसी पढ़ रहे हैं हमारे साथ में, आपके पास एक्ट होना चाहिए। जहां आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है वहां आप अंडरलाइन मार्क कर लीजिए। ठीक है, जहां कहीं भी आपको लगता है कि हमको इस पे लिखना चाहिए तो साइड में आपको जो मार्जिनल जगह मिली हुई है उसमें आप वो चीजें लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऑर्डर कनेक्ट करवाती हूँ तो आपको साइड में लिखना चाहिए कि हाँ ये ऑर्डर इससे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, जब आप रिवीजन करेंगे तो आप उस ऑर्डर को उससे कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।